एक आवाज जो कभी प्यार की पहली खुशी बनी तो कभी दिल टूटने का पहला सहारा। एक ऐसी आवाज जिसने मानो आजाद भारत के साथ ही जन्म लिया और फिर उसकी पूरी कहानी अपने सुरों में दुनिया को सुनाई। तो आज हम कहानी सुनेंगे उसी आवाज की जिसने 7 दशकों से भी ज्यादा करोड़ों दिलों पर राज किया। चलिए लता मंगेशकर के उस शानदार सफर को समझते हैं। तो बात है साल 1929 की। ये वो दौर था जब भारतीय सिनेमा अभी बोलना ही सीख रहा था और संगीत अपनी एक नई पहचान बना रहा था। ठीक इसी समय एक ऐसी आवाज ने जन्म लिया जो आने वाले कई दशकों तक हमारे सिनेमाई संगीत का दूसरा नाम बनने वाली थी। तो आखिर एक आवाज के लेजेंड बनने की कहानी शुरू कहां से होती है? इसके लिए हमें सबसे पहले उनके बचपन में चलना होगा, जानना होगा कि वो कौन सा माहौल था जिसने लता मंगेशकर को संगीत की देवी बनने की राह दिखाई। तारीख थी 29 सितंबर 1929 और शहर था इंदौर। यहीं पर लता मंगेशकर का जन्म हुआ और शायद उस वक्त इस शहर को भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये बेटी एक दिन पूरे देश की, पूरी दुनिया की आवाज बनेगी। कहते हैं ना, संगीत तो उनकी रगों में था। और ये सच भी है। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक बहुत माने हुए क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे। मतलब घर का माहौल ही पूरा संगीतमय था, जहां सुबह रियाज से होती थी और शाम सुरों से सजती थी। बस इसी माहौल ने लता जी की असाधारण प्रतिभा की नींव रखी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो संगीत का सफर था वो प्रोफेशनली शुरू कैसे हुआ। और आपको बता दूं, ये शुरुआत किसी खुशनुमा कहानी जैसी नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारियों और मुश्किलों से भरी हुई थी। सिर्फ 13 साल। सोचिए, ये वो उम्र होती है जब बच्चे दुनिया को समझना शुरू ही कर रहे होते हैं। लेकिन पिता के देहांत के बाद इसी छोटी सी उम्र में लता जी पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ पड़ी। अब संगीत सिर्फ जुनून नहीं था, बल्कि घर चलाने की जरूरत बन चुका था। अपने छोटे भाई बहनों और परिवार की देखभाल के लिए उन्होंने ना चाहते हुए भी कुछ फिल्मों में एक्टिंग की और साथ साथ गाना भी शुरू कर दिया। ये बात उनके मजबूत इरादों को दिखाती है, जिसने उन्हें सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक योद्धा बनाया। और फिर आता है वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 1949। फिल्म थी महल और गाना था आएगा आने वाला। इस एक गाने की रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली आवाज ने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। बस रातों रात एक स्टार का जन्म हो चुका था और हिंदी सिनेमा को वो आवाज मिल गई थी जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। आएगा आने वाला की जबरदस्त कामयाबी के बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब हम उनके करियर के उस शिखर की बात करेंगे जहां उन्होंने दशकों तक भारतीय संगीत पर राज किया और सच में सुरों की मलिका कहलाईं। जरा इस नंबर को देखिए, 30,000 से ज्यादा गाने। मतलब सोचकर देखिए, अगर कोई हर रोज एक नया गाना भी सुने ना, तो भी उसे 80 साल से ज्यादा लग जाएंगे। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये उनके 7 दशकों के अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत की कहानी है। और यही तो जादू था उनकी आवाज का। वो कभी बूढ़ी ही नहीं हुई। वो 40 के दशक की नरगिस की आवाज भी बनी और 90 के दशक में काजोल की भी। सोचिए, ये कितनी कमाल की बात है कि एक ही गायिका ने माँ, बेटी और फिर पोती, तीनों पीढ़ियों की हीरोइनों को पर्दे पर अपने आवाज दी। उनकी आवाज हमेशा जवान रही। हजारों गाने गाए उन्होंने, प्यार के, जुदाई के, जिंदगी के। लेकिन एक गाना था जो इन सबसे अलग था। वो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं था, वो गाना था पूरे देश के लिए। एक ऐसा गीत जो भारत की आत्मा की आवाज बन गया, ऐ मेरे वतन के लोगों। और इस गाने का असर इतना गहरा था कि कहते हैं जब 1962 की जंग के बाद उन्होंने इसे पहली बार गाया तो वहां मौजूद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। ये था उनकी आवाज का जादू जो सीधे दिल में उतर जाता था। तो जब कोई कलाकार इतना बड़ा हो जाए तो देश भी उसे सिर आंखों पर बिठाता है। चलिए अब बात करते हैं उन सम्मानों की और उस विरासत की जो वो हमारे लिए छोड़ गईं। उनकी आवाज में जो मिठास थी, जो खनक थी, उसी की वजह से उन्हें एक नाम मिला, एक पहचान मिली, भारत की कोकिला, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये करोड़ों लोगों का प्यार और सम्मान था जो इस नाम में झलकता था। और देश ने भी उन्हें अपने सबसे बड़े सम्मान दिए। देखिए, ये सफर शुरू होता है 1969 में पद्म भूषण से, फिर 1989 में मिलता है सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान, दादा साहब फाल्के अवार्ड, 1999 में पद्म विभूषण और आखिर में 2001 में देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, भारत रत्न।
और हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वो महान एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी के बाद भारत रत्न पाने वाली सिर्फ दूसरी गायिका थीं। इससे पता चलता है कि भारतीय संगीत की दुनिया में उनका कद कितना ऊंचा था। बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखा। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आते हैं, क्या सच में कोई एक आवाज इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो एक पूरे देश की, एक पूरी सदी की कहानी बन जाए? लता मंगेशकर की जिंदगी और उनके संगीत को देखें तो जवाब मिलता है हाँ, बिल्कुल। उनकी आवाज एक कहानी थी और वो कहानी हमेशा हमारे साथ रहेगी।